नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे अहम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन पहले बात गन्ना किसानों को मोदी सरकार की गिफ्ट की। सरकार ने 2023-24 सीजन के लिए गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद गन्ने की नई एफआरपी अब 315 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। आज कैबिनेट के फैसले में ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए पीएम प्रणाम योजना को लेकर हमने आपको पहले ही खबर दी थी। आज कैबिनेट की बैठक में उसे हरी झंडी मिल गई। इस सेक्टर के लिए सरकार ने 3,70,128 करोड़ की सब्सिडी का ऐलान किया है। निर्णय हमने आज की बैठक में हुए, उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेके प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए। और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले, उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपए प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है। मोदी जी ने आज किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया है। ये पैकेज का 4 कंपोनेंट है। एक है हमारी यूरिया स्कीम, जो 2025 तक यानी कि 22-23, 23-24 और 24-25 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। दूसरी महत्व की जो कंपोनेंट है वो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये इस पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम एक ऐसी स्कीम है जो आज तक फर्टिलाइजर सेक्टर सामान्यतः ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ऐसा करके स्टेट की ओर से सॉइल को बचाने के लिए, फर्टिलाइजर का सस्टेनेबल यूज करने के लिए, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज के लिए, जो समग्र देश में एक साथ में प्रयास हो उसको सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी उसमें एकदम रुचि के साथ जुड़े, इस उद्देश्य के साथ पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। और कैबिनेट के फैसले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, 2 अहम फैसले थे आज कैबिनेट की बैठक में, जिसका जिक्र पहला शुगर केन फार्मर्स के लिए, जिसका जिक्र आपने भी किया। शुगर केन फार्मर्स के लिए जो एफआरपी है उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अब तक का सबसे हाईएस्ट एफआरपी जो है शुगर केन फार्मर्स को देने का फैसला किया गया है, जो कि 315 रुपये प्रति क्विंटल है। तो जाहिर तौर पे अक्टूबर महीने से शुगर सीजन 2023-24 की शुरुआत होगी, तो शुगर केन फार्मर्स को इसका फायदा होने जा रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं
और ओवरऑल अगर आप देखें तो 3,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें 3,68,000 करोड़ रुपए जो है वो जो मौजूदा यूरिया स्कीम है जिसमें सब्सिडी सरकार उपलब्ध कराती है, तो अगले 3 साल के लिए 3,68,000 करोड़ रुपए के आसपास यूरिया सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पीएम प्रणाम जो खबर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, उस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। पीएम प्रणाम स्कीम को मंजूरी दे दी गई है, जिसके हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को बढ़ाना है। जो भी राज्य केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल को कम करके जितनी सब्सिडी की बचत करेंगे, उन्हें उस सब्सिडी बचत की जो 50% रकम है ग्रांट के तौर पर वापस दे दी जाएगी। इसके अलावा एक और अलग कैटेगरी का जो प्रीमियम यूरिया है, यूरिया गोल्ड, जो कि सल्फर कोटेड यूरिया है, उसको भी मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि सल्फर कोटेड यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हो और कंपनियों को यानी कि मैन्युफैक्चरर्स को कुछ हद तक इस बात की इजाज़त होगी कि वो MRP जो सल्फर कोटेड यूरिया है उसका निर्धारित कर पाएँ। इसके अलावा एक और स्कीम है जिसको कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात करें, वो है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए 1,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसका मकसद ये है कि गोबर धन प्लांट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया जाए। तो ये 3 अहम स्कीम है फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए और कुल मिला के 3,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी कैबिनेट ने दी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फेम 2 सब्सिडी में की गई कमी का असर देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री पर पड़ा है। सब्सिडी कम होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर्स की जो कीमतें हैं उसमें 20% उनमें इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में ईवी 2 व्हीलर्स की बिक्री करीब 50% तक कम हो सकती है। पूरी डिटेल्स के साथ ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। ये बात इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्लेयर्स के लिए थोड़ी झटके वाली साबित हो रही है कि जून 1 को इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्लेयर्स ने अपने जो उत्पाद हैं उनके दाम बढ़ा दिए थे। लगभग 15 से 20,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की सेल्स में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, लगभग 50% गिरावट हो गई है। पिछले महीने लगभग 1 लाख था, रिकॉर्ड हाई था मई में, बट इन जून में ये लगभग 40,000 आने का अनुमान है। इसकी मेन वजह है कि सब मिलाकर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं वो महंगे हो गए हैं, तो ग्राहकों ने उनको खरीदना कम कर दिया है। 2019 में सरकार ने फेम सब्सिडी की शुरुआत की थी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ इसके लिए रखे गए थे, पर क्योंकि कुछ मामले सही नहीं थे इसलिए सरकार ने वो सब्सिडी घटाकर 60,000 पर यूनिट से लगभग 20,000 पर यूनिट कर दी। उसके बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माताओं ने दाम बढ़ा दिए। इसका सीधा असर उनकी सेल्स पर पड़ा और हम देख रहे हैं कि इस महीने सेल्स लगभग 50% से ज़्यादा गिरने वाली हैं। लगभग 40,000 यूनिट्स हर महीने ही बिक पाएंगे। पहले ये लगभग 1 लाख मई में हो गए थे, पर 70,000 पिछले 6 महीने में रहे। तो इस महीने देखने वाला होगा कितने 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर बिकते हैं और ये बहुत कम आ सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल धोखाधड़ी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धोखाधड़ी करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब सीबीआई और पुलिस के नाम से भी फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे। और ऐसा ही एक मामला जीरोधा के सीईओ नितिन कामत ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उनके एक सहकर्मी को फेडेक्स के नाम पर ठगा गया। पुलिस के जिस अधिकारी के फर्जी लेटर का गलत इस्तेमाल करके फ्रॉड को अंजाम दिया गया, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है बाल सिंह राजपूत जी, डीसीपी क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस। सर, आपसे ही समझना चाह रहा हूं मैं कि अब जो फ्रॉडस्टर्स का एक नया हमने फ्रॉड देखा है, जो हाल ही के दिनों में जीरोधा के नितिन कामत है उनके द्वारा भी ट्वीट किया गया कि जो कोरियर कंपनी के कोरियर होते हैं उसके अंदर जो पुलिस के अधिकारी है, एक जो फ्रॉड हुआ उसमें आप ही के नाम का लेटर का इस्तेमाल किया गया। तो ये क्या नई स्ट्रेटजी है? क्या आप जो ये फ्रॉड करने वाले उनकी नई स्ट्रेटजी, या फिर उनको डर नहीं है, या फिर इस पे आप किस तरह से एक्शन ले रहे हैं? ये जो पर्टिकुलर फ्रॉड है, इस फ्रॉड में पहले आपको फेडेक्स के तरफ से बोलते करके 9 डिजिट नंबर से कॉल आता है। ये कॉल भी वीवो आईपी कॉल है। ये वीपीएन यूज करके यूज किया जा रहा है। ये कॉल आने के बाद में आपको बताते हैं कि आप आईवीआरएस कॉल होने के
वास्ते 1 2 3 आप डायल करिए। एक डायल करने के बाद में वो क्या कर देते हैं कि आपके यहाँ पे ऐसा ऐसा कुरियर में पासपोर्ट और कुछ नारकोटिक्स ड्रग और कुछ पासपोर्ट पकड़े गए करके बताते। इससे लोग डर जाते हैं। इसमें हो सकता है कि हमारा कयास है कि कुछ जो डेटा है फेडेक्स की तरफ से हो या कोई कुरियर कंपनी का डेटा भी लीक होने की संभावना जिसका इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा, जैसे ही ये कॉल आता है इसके बाद में वो बोलते हैं कि ये पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा डराने के टोन में ये इस्तेमाल करते हैं। तो बोलते हैं कि हम पुलिस को वहां पे आपको जाना पड़ेगा या दूसरा ऑप्शन है आप स्काइप पे। लेकिन ये जनता को ये जानने की जरूरत है, पुलिस कभी भी स्काइप पे वगैरह ऐसा किसी का बयान लेते नहीं है या किसी को पूछते नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं आपको स्काइप पे जाना पड़ेगा, और स्काइप पे जाना है तो वो फिर एक स्काइप आईडी से आपको कॉल करते हैं। ये कॉल भी वीआईपी कॉल है, लेकिन इसमें उन लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया है। मेनली अभी तक हम लोगों को जो पता चला है ये अनोनिमस कॉल होता है। तो जब वो कॉल करते हैं उस वक्त में ये पुलिस है करके सामने वाले का विश्वास बैठना चाहिए। इसके लिए जो पुलिस के आइडेंटिटी कार्ड है, पुलिस के नाम है, पुलिस जैसे दिखने वाले पुलिस के जैसे डॉक्यूमेंट रहते वैसे फोर्ज्ड फेक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो डॉक्यूमेंट स्काइप के चैट पे भेज देते हैं कि आप वेरीफाई कर लो हम ही हैं करके। तो जिससे जो विक्टिम है वो घबरा जाता है। अभी तक हमारे पास में जो इंडिया से अलग अलग जगह से जो लोगों को फंसाया गया है, ऐसे हमने पूरा डेटा इकट्ठा करके हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। 40 के आसपास में लोग जो है जिनको इस टाइप से कॉल गए हैं। तो ऐसा डेटा देने, ऐसा इस टाइप से चार्ट पे इंफॉर्मेशन देने में सामने वाला थोड़ा डर जाता है और फिर उसी का इस्तेमाल, जैसे मेरा नाम हो और 4-5 ऑफिसर्स है जिनका नाम ये इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उनको धमकाना शुरू कर देते हैं कि आपके ऊपर में केस होगा। और फिर अलग अलग बैंक अकाउंट देते हैं। हर वक्त में हर एक विक्टिम को अलग बैंक अकाउंट दिया है कि जिसमें आप पैसा डाल दो करके, हम केस वापस लेंगे। तो ये एंटायर ये फ्रॉड है। और अब बात ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी मोहर की। जी हां, हमारी एक खबर पर मोहर लगी है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने आज ब्लॉक डील के जरिए अडानी ग्रुप शेयरों में निवेश बढ़ाया है। जीक्यूजी ने अडानी ग्रीन एनर्जी में अपना शेयर बड़े पैमाने पर शेयर खरीदा है। वहीं एसबी अडानी फैमिली ट्रस्ट ने अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर बेचे हैं। और ये खबर हमने आज आपको सुबह दी थी जिस पर मोहर लगी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा जुड़ चुके हैं। अजय, बताएं, इस खबर पर मोहर लगी है, बहुत बड़ी खबर है और आखिरकार ये खबर अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और काफी बड़ी खबर है और आज ये शाम को कंफर्म भी हो गई एक्सचेंजेस फाइलिंग पे। अडानी फैमिली ने $1 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स जीक्यूजी पार्टनर्स और अन्य इन्वेस्टर्स को बेचे हैं। हमें जानकारी मिली है कि आईएचसी भी जो एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर है, साथ में उन्होंने भी आज ब्लॉक डील में मान लिया है। करीब 2% स्टेक अडानी ग्रीन में और अडानी एंटरप्राइजेज में आज ब्लॉक डील के माध्यम से हुआ है। 7,500 करोड़ का स्टेक परचेज है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीसरी बार राजीव जैन जीक्यूजी पार्टनर्स और अब साथ में और अन्य इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, उन्होंने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में और अपना स्टेक बढ़ाया है। पहली बार उन्होंने एफपीओ में पार्ट लिया था, दूसरी बार हमने बताया था $500 मिलियन की ओपन मार्केट परचेजेस की थी और आज फिर उन्होंने ब्लॉक डील के तरीके से स्टेक बढ़ाया। तो देखने वाली बात है कि जब रेगुलेटरी मामला जो है सुलझ गया और वो अडानी ग्रुप के फेवर में आया है, यहाँ अडानी ग्रुप ने बहुत सारी बातें बताई हैं कि वो कैसे प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करेंगे और अपनी कंपनी के ग्रोथ पे फोकस करेंगे। पिछले वीकेंड में ही इनफैक्ट कमेंट्री आई थी टॉप मैनेजमेंट की और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दिग्गज इन्वेस्टर जीक्यूजी जैसे वो अपना स्टेक बढ़ाए जा रहे हैं। तो इससे शेयर होल्डर्स, जो करंट शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल शेयर होल्डर्स, उनको भी काफी ढांढस मिलेगा कि जब दिग्गज इन्वेस्टर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कंपनी का आउटलुक बहुत बढ़िया दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक बहुत बढ़िया दिख रहा है, आगे आने वाले सालों में अच्छा पैसा बन सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है और 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बढ़त आ रही है। इस खबर के ऑफिशियल हो जाने के बाद शायद परसों भी जब हम ट्रेड के लिए खुलेंगे तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव बूस्ट मिल सकता है।
अगर हम एक ग्रुप के लिहाज से देखें, अदानी ग्रुप के लिए ये डेवलपमेंट कितना मायने रखता है, और आपने जैसे कहा भी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम लोगों के जिनके हित इसमें जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे एक यकीन और ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर एक ग्रुप के तौर पर अदानी ग्रुप की बात करें तो उनके लिए ये पूरे सेंटिमेंट, अगर मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से समझना चाहें तो ये कितना बड़ा रिलीफ? ये बात बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि बाजार के बहुत बड़े बड़े हिस्से जो है वो अदानी ग्रुप समूह के ऊपर काफी संदेह करने लगे थे, उनकी लिक्विडिटी कंडीशन को देख के वगैरह। लेकिन पिछले कुछ महीनों में प्रमोटर्स ने बहुत लिक्विडिटी क्रिएट की है अपने लेवल पे। उन्होंने डेट, अपना कर्ज भी काफी कम किया है, प्रमोटर प्लेजेस छुड़ाए हैं, और एक न एक तरीके से बाजार को ये समझाया है कि उनकी कंडीशन काफी मजबूत है और वो लिक्विड है, उनके एसेट्स बहुत कैश फ्लो जनरेटिंग है। तो इसे किसी तरह की दिक्कत वाली या परेशानी बात शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से बखूबी अपने कदम उठा के समझाया है अदानी ग्रुप ने ये बात, और ये और एडिशनल लिक्विडिटी और उनसे जनरेट हो जाती है, $1 बिलियन फैमिली के पास आता है। तो जो भी जरूरत होगी अदानी ग्रुप कंपनीज को, लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नियर टर्म में। अच्छे एसेट्स हैं, बढ़िया स्ट्रांग फुटिंग पे है, और कभी भी अगर प्रमोटर को और पैसा डालने की जरूरत पड़ी तो प्रमोटर लिक्विडिटी लेवल पे काफी मजबूत है। ये एक मैसेजिंग जा रही है, तो ये भी एक अच्छी बात हुई है अगर हम प्रमोटर्स के लिहाज से भी देखें तो। एक आखिरी सवाल अजय मेरा ये होगा कि हमने दोनों ही जो पक्ष हैं, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों चाहे ग्रुप की बात कर ली, अब जब इतनी बड़ी कंपनी है तो पूरे मार्केट पर भी उसके एक इम्पैक्ट को देखा जाता है। फिर यहाँ से चूंकि आपने एक चीज़ तो बताई कि अब जब शुक्रवार को मार्केट खुलेगा तो उस पर असर दिखेगा, अब लॉन्ग रन में आप किस तरह से देखते हैं मार्केट पर इसके असर को? अब ये बात सही है, आपको याद होगा जब ये पूरा हिंडनबर्ग मामला आया था और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई थी, तो बहुत क्षणिक, बहुत मोमेंटरीली पूरे बाजार में भी दबाव आ गया था, और बैंक शेयर खास तौर पे एसबीआई दबाव में आए थे। लेकिन फिर एसबीआई ने आके बताया कि उनका जो कर्ज है अदानी ग्रुप को, वो एसेट बैक्ड है और कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट है, तो परेशानी कोई बात ही नहीं है। LIC ने भी आके यही समझाया कि उन्होंने बहुत छोटा सा हिस्सा है जो खरीदा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और सारा ड्यू डिलिजेंस करके तो बाजार का जैसे संदेह मिटता गया कि कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है, वैसे वैसे बाजार को एक तरह से संभलता गया बाजार अपने आप। और अब ये भी एक बात आती है कि भारतीय मार्केट जो है वो किसी एक ग्रुप के निर्भर नहीं रह गए, वो अपने आप में मैच्योर हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। आज हम ऑल टाइम हाई वापस निफ्टी ने लगाया, किसी एक ग्रुप की निर्भरता बाजार की नहीं रह गई है। दूसरा, सेंटिमेंट काफी इंप्रूव हुआ जब से वो मामला सॉल्व हुआ, उन्होंने लिक्विडिटी जनरेट की, ऐसे बड़े बड़े निवेशक आए, दिग्गज इन्वेस्टर आए, तो मेरे हिसाब से ये बाजार के लिए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बूस्टर जैसी चीज है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय आपका इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए, हर पहलू पर रोशनी डालने के लिए। चलिए अब अगली कुछ खास खबरों की ओर रुख करते हैं। तो आज अगर हम, जैसा कि अजय भी हमको बता रहे थे कि बाजार में आज बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। सेंसेक्स जहां पहली बार 64,000 के लेवल को पार कर गया, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी ने भी पहली बार 19,000 का आंकड़ा छुआ। कारोबार की बात करें तो निफ्टी 155 अंक चढ़कर 18,972 पर बंद हुआ। इस दौरान एनर्जी, फार्मा और मेटल शेयरों में तेजी नजर आई। ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में भी तेजी दिखी। और अब ईटी नाउ स्वदेश की एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। 1.5 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड जीएसटी व्यापारियों को 20 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक पीएसयू बीमा कंपनियां राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के तहत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा कवर देंगी। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने जनरल पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज को जीएसटी के तहत जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देने के लिए अप्रोच किया है। और ये जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है दरअसल नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के तहत देने का प्रस्ताव रखा
गया है और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि न्यू इंडिया एश्योरेंस ने सभी जनरल पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, प्रीमियम की क्या शर्तें हो सकती है, इस मसले पर चर्चा की गई है। प्रस्ताव के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ जो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं उन्हें 20 लाख रुपए तक का जो एक्सीडेंटल कवर है वो दिया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। साथ ही साथ एक और इसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ये चाहता है कि जो प्रीमियम की रकम हो वो कम से कम हो ताकि ट्रेडर्स के ऊपर कोई बोझ ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा कवर का फ़ायदा जो है उनको दिया जाए। लिहाजा इस मसले पर सहमति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रेडर्स को इस बात के विकल्प मिलेंगे कि उन्हें प्रीमियम के हिसाब से कितना कवर चाहिए वो इसका चुनाव कर पाएँ और 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के बीच में कवर देने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। साथ ही साथ सभी जो पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें इस बात का विकल्प दिया जाएगा कि वो ट्रेडर्स को इंश्योरेंस फैसिलिटी का फ़ायदा दें और इसका चुनाव करें। इस वक्त नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, क्या क्या शर्तें हो सकती है, इस पर चर्चा की जा रही है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बढ़ते हैं आगे, बात वर्ल्ड कप की जिसके मुकाबलों का ऐलान होते ही अब होटल सेक्टर में बहार आ चुकी है। अहमदाबाद गुजरात जहां ओपनिंग मैच और फाइनल होने वाला है, होटल रूम्स का किराया जरा ध्यान से सुनिएगा, होटल रूम का किराया 50,000 तक पहुंच गया है। अभी तो ऐलान हुआ है। और क्या क्या फाइंडिंग्स है, हमारी सहयोगी आशीषा इसके बारे में पूरी जानकारी दे रही है। जी हाँ, 12 साल बाद इस साल वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और अक्रॉस 10 सिटीज़ ये मैचेस होंगी। 48 मैचेस लाइंड अप है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ये मैचेस होंगी, लेकिन लगता है कि क्रिकेट एंथुजियास्ट ने ऑलरेडी अपनी प्लानिंग शुरू कर दी है। टिकट फेयर्स और होटल रेट्स में एक्सपोनेंशियल सर्ज देखने को मिला है। याद रखें, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इन मैचेस है और इन मैचेस के अभी दाम देखें तो होटल रेट्स और फ्लाइट फेयर्स में काफ़ी सर्च देखने को मिलता है। कुछ इंस्टेंसेस देख लेते हैं तो आईटीसी नर्मदा अहमदाबाद में जो होटल है उसके रेट्स यूजुअली 8 से 11,000 होते हैं। सितंबर के महीने में 8 से 11,000 के रेट्स हैं, लेकिन अगर हम अक्टूबर और नवंबर के महीने के रेट्स देखें तो 52,000 रुपीज़ पर नाइट का रेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद सभी शहरों में जहां जहां मैचेस होने वाली है वर्ल्ड कप की इस साल, वहां पर होटल के रेट्स में सर्च देखने को मिला है। इनफैक्ट सम हाई एंड होटल्स की बात करें तो सभी सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल आईटीसी होटल बंगाल कोलकाता में जो होटल है उसके सभी रूम्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इतना एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है इन शहरों में। इसके अलावा फ्लाइट फेयर्स की भी बात कर लेते हैं। मुंबई से अहमदाबाद, याद रखें अहमदाबाद में कुछ अहम मैचेस होने वाली है। सो मुंबई के अहमदाबाद के रेट्स की हमने कुछ रिसर्च की। यूजुअली ये रेट्स 2,200 रुपीज़ के आसपास होते हैं। मुंबई से अहमदाबाद की फ़्लाइट टिकट उसमें भी करीब 32 से 45% का सर्च देखने को मिला है अक्टूबर और नवंबर के पीरियड में। मुंबई से हैदराबाद, धर्मशाला, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता सभी शहरों में जहां ये मैचेस होने वाली है सभी के फ्लाइट रेट्स में टू एंड फ्रो एक्सपोनेंशियल सर्च देखने को मिला है। इससे यही निकल कर आता है कि ऑलरेडी लोग सब एक्साइटेड है इस पर्टिकुलर मैचेस के लिए जो इस साल होने वाली है, और उसी के चलते होटल और एयरलाइन स्टॉक्स भी अभी कुछ दिनों के लिए फोकस में रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह का सर्ज नजर आया है, और इन सब के बीच एक रफ्तार और नजर आई है प्रकृति के लिहाज से। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मानसून जो है वो पूरी रफ्तार के साथ देश में आगे बढ़ रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। मुंबई से लेकर मध्य प्रदेश तक, सूरत से लेकर कोलकाता तक हर तरफ जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिम और पश्चिम राज्यों में मानसून 4 दिन काफी सक्रिय रहेगा, यानी भारी बारिश होगी। वहीं अगले 24 घंटे में 19 राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं मुंबई में भारी बारिश से काफी नुकसान हो रहा है। कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्या आ रही है। मौसम विभाग ने मुंबई की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
और भारी बारिश की मार से हिमाचल की राजधानी, जैसा हमने आपको बताया, शिमला में टूरिज्म पर बुरा असर पड़ा है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं कुछ सामने आई हैं। इससे शिमला में आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आईएमडी ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि यह येलो अलर्ट है। साथ ही बारिश कम होने तक लोगों को यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इसे देखते हुए बड़ी तादाद में पर्यटक अपनी शिमला की जो बुकिंग्स हैं, ट्रिप्स हैं, उसे रद्द कर रहे हैं। और अब एक गुड न्यूज आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी हुई, जिसे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के टॉप 150 विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। भारत में पहला स्थान हासिल करते हुए आईआईटी बॉम्बे ने वैश्विक स्तर पर 149वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही पिछले साल की रैंक से 23 स्थान ऊपर की ओर यह शिफ्ट हुआ है। इस साल रैंकिंग प्रणाली के लिए 2900 संस्थानों को दुनिया भर से चुना गया, जिसमें 45 भारतीय विश्वविद्यालय भी शामिल थे। I'm very pleased that in the QS World Universities ranking this year in 2024, 45 universities, Indian universities, have made it to the ranking. Last year it was 41. And it's very important to understand that in the last 9 years, Prime Minister Narendra Modi ji has really transformed education in India, and 275% growth has happened in the last 9 years in terms of the number of Indian universities that are now in the World University rankings, the QS World University rankings. और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।